बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, आज इन तीनों खेलों पे बात होगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज़ जो पाकिस्तान में हुई थी, एक मैच रावलपिंडी में और 2 मैचेस लाहौर में हुए थे, पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज़ जो है जीत ली है। और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुबारकबाद जो है वो बनती है और पाकिस्तान की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वो सीरीज़ जीतने में कामयाब रही है। इससे कबल जो 2022 में सीरीज़ हुई थी वो भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीती थी, और जो दूसरी सीरीज़ हुई थी इससे कबल जो 2024 में वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान ने मार्कतुल आरा परफॉर्मेंस दी थी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक मैच में 9 विकेटों से और दूसरे मैच में जनाब 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड में, होम क्राउड और होम कंडीशंस में एक मरतबा फिर ये सीरीज़ जीती है। यकीनन ये एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप कोई फ़तह हासिल करते हैं तो आपकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो छुप जाती हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनके जहाँ दीदा और तजुर्बेकार खिलाड़ी जिनमें पैट कमिंस थे, जोशल हैज़वुड थे, मिचेल स्टार्क थे, ट्रेविस हेड थे, मिचेल मार्श थे, ये वो खिलाड़ी थे जो टीम के साथ शामिल नहीं थे। गोगे पाकिस्तानी कुछ खिलाड़ी भी टीम के साथ शामिल नहीं थे, लेकिन उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का जो तजुर्बा है उनके ना होने से यकीनन उनकी टीम पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरी ये बात कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपनी टीम की फ़तह जो उसने हासिल की है उसको कम कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी पाकिस्तान की टीम और हमारे खिलाड़ी इसी तरह की परफॉर्मेंस पेश करें तो फिर मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। और हमें ये देखना होगा कि जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें हम क्यों अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये खुश आइन बात है कि पाकिस्तान की टीम जो है 2-1 से ये सीरीज़ जीत चुकी है। गो के बड़े मसाइल हैं और सिलेक्शन के मुतालिक भी बात की जाती है कि बहुत से ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो टीम में शामिल हैं। बहरहाल ये तो सिलेक्शन कमेटी का काम है कि वो इसको किस तरह से हैंडल करती है। और जनाब, दूसरी जानिब आपने देखा कि जूनियर एशिया कप हो रहा है और उसमें पाकिस्तान की टीम जो है उसने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और जबकि अब जो है अंडर 21 जो एशिया कप है वो भी अब से कुछ माह बाद जो है वो खेला जाना है और उसमें जो है पाकिस्तान की टीम शिरकत करेगी। पाकिस्तान की टीम जो है प्रो लीग में भी जाएगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है। पाकिस्तान की सीनियर टीम के जो हेड कोच हैं वो मंजूरुल हसन सीनियर हैं और इस वक्त जो है वो टीम को देख रहे हैं। इसी तरह ओलंपियन एयाज महमूद जो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो जो है अंडर 21 यानी जूनियर टीम के हेड कोच हैं और वो अपनी टीम को तैयारी के मराहल से गुजार रहे हैं। और ये अंडर 21 टीम जो है वो भी अब से कुछ दिनों बाद जो है एशिया कप में शिरकत के लिए जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ जून में यानी इसी महीने हमारी टीम जो है प्रो लीग के जो बकिया 8 मैचेस हैं जो हमने रवायती हरीफ भारत, इंग्लैंड, बेल्जियम और स्पेन के खिलाफ खेलने हैं, वो भी जनाब इसी महीने होने हैं और वो 8 मैचेस होंगे। इससे कब जो हमारी टीम पहले और दूसरे मरहले पे प्रो लीग के मैचेस उसने 8 खेले थे मुख्तलिफ 4 टीमों के खिलाफ, तो वो 8 के 8 मैचेस हम हार गए थे। तो देखना यह है कि अब जो मैचेस हैं क्या हमने पिछले तजुर्बे से कोई फ़ायदा उठाया है। और उसके बाद जनाब सबसे अहम मौका जो है वो अगस्त में हॉलैंड और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर होने वाले वर्ल्ड कप हैं जिसमें पाकिस्तान की टीम शिरकत करेगी। और हमारी जो जूनियर टीम जिसने अभी अंडर 18 टीम जिसने एशिया कप में मतलब शरीक हुई है उसके जो हेड कोच थे हैं वो ओलंपियन कमर इब्राहिम है। बहरहाल इस वक्त जनाब हमें जो टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है वो जैसा मैंने पहले बताया जो अंडर 21 हॉकी टीम के आजकल हेड कोच हैं और लॉस एंजलिस ओलंपिक जो 94 में हुए थे उसके फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट अयाज महमूद साहब हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नासिर इस्माइल साहब जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर हैं, अपने ज़माने में मिड फील्ड में खेला करते थे और जनाब उनका इंटरनेशनल कैरियर जो है वो 10 साल पर मुहित है, यानी 1993 और 2003 तक, यानी 10 साल तक वो इंटरनेशनल फ़ुटबॉल खेलते रहे। उसके साथ साथ उन्होंने जो डेब्यू किया था वो 93 जो 94 में वर्ल्ड कप होने वाला था उसके जो क्वालिफिकेशन जो मैचेस होते हैं 93 में उसमें उन्होंने मतलब शिरकत की थी। और इसके साथ साथ जनाब जो साफ है गोल्ड कप उसमें उन्होंने शरीक रहे हैं। फिर एशिया कप जो क्वालिफाइड्स हुए थे एएफसी के तहत 93 में उसमें भी वो शरीक रहे हैं और हाल ही में वो अंडर 17 टीम के मतलब मैनेजर थे। इससे कबल भी वो जनाब अंडर 19 और अंडर 17 टीम के
कोच और मैनेजर रहे हैं, और बहुत मतलब इस बात की तवक्कुई की जा रही है कि जो मौजूदा फेडरेशन है, अब जो अगला असाइनमेंट है अंडर 17 का, शायद वो भी उसमें, बहरहाल हमारी नेक तमन्ना है उनके साथ हैं कि उस टीम में भी वो यकीनन ऑफिशियल होंगे। बहरहाल नासिर इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जिंदाबाद। यकीन आपसे तो फुटबॉल पे बात होगी, बल्कि हम तो ये चाहते हैं फुटबॉल के लिए बाकायदा सेपरेट प्रोग्राम करें, इसलिए कि अब तो वर्ल्ड कप भी होने वाला है अमेरिका में। और टेलीफोन लाइन पे जैसा मैंने कहा कि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट अयाज महमूद, जो आजकल जो है अंडर 18 टीम के वो हेड कोच हैं, वो भी हमारे साथ उसका टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अयाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? एजाज भाई, क्या हाल है? सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे। लास्ट टाइम जब आए थे आप हमारे यहाँ प्रोग्राम में 1-1.5 महीने पहले, तो उस वक्त इस बात की बाज़गश्त मतलब सुनाई दे रही थी कि आप ऑफिशियल बन जाएंगे, और माशाल्लाह आप जो है टीम के साथ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो मौजूद है उसके साथ मुंसलिक हो गए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अयाज भाई, मतलब ये कि सिलसिला ये है कि जब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए थे, ठीक है ना, आपसे चंद माह कबल, तो उस वक्त आप PHF का हिस्सा नहीं थे, ठीक है ना। उस वक्त यकीन हॉकी के बाज़ मामला पर आपकी रिजर्वेशन भी थी और आप एडवाइस भी किया करते थे, उसके साथ साथ जो है आप सजेशन भी पेश किया करते थे। तो आप ये बताइएगा कि अब जब आप अंडर 21 टीम के साथ मुंसलिक हो गए हैं, और तो क्या समझते हैं कि ये ओहदा जो है आपके लिए चैलेंज है या आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, ये दोनों चीजें हैं। चैलेंज अपनी जगह है, क्योंकि जहां पर हमारी हॉकी जिस लेवल पे चली गई है, इसको वापस अपनी जगह पे लेकर आना, ये तो एक चैलेंज है। दूसरा ये है कि ये मेरी एक टॉक भी था कि कम से कम अल्लाह ताला ने जो इज्जत हमें आज हॉकी में दी है, वो हम हॉकी की वजह से हैं। तो जो एक्सपीरियंस हमारा है वो हम बच्चों से शेयर करें। जहां हम थोड़ा सा लैक करते हैं, हमारे बच्चे जो लैक करते हैं, वो हम अपना एक्सपीरियंस उन बच्चों से शेयर करके, उनसे उनकी काउंसलिंग करके, और उनको हम बेहतर जो है तरबियत अगर दे सकें, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो नामुमकिन हो और हम अचीवेबल ना हो, और जो हम अचीव ना कर सकें। तो मेरे ख्याल है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो फेडरेशन ने लेने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह भी आपको मैंने एक, मेरा वॉइस नोट भी चल रहा है, एक मेरी वीडियो भी चल रही है, जिसमें मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो करंट है, उन्होंने जाने से पहले जितने भी लड़कों के जो एक हमारे प्रॉब्लम बड़े अरसे से रहा कि फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं PHF के, वो बहुत हद तक जो है वो मेरे ख्याल है सेटल हो गए हैं। प्रोफेशनल लोग आ गए हैं जिन्होंने कमर्शियल लोगों को जो है, जितने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको टैप किया है, उनसे स्पॉन्सरशिप्स ले रहे हैं और फंड्स आ गए हैं। और अभी माशाल्लाह अपनी जापान टीम गई है। अच्छा एयाज भाई, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और हमें बड़ी खुशी हो रही है। इसका मतलब है कि सारी चीजें जो हैं वो आइडियल होती चली जा रही हैं? सर, इस वक्त तो देखें, मेरा ख्याल है कि प्रो लीग पे जाने से पहले ही जितने भी पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स हैं उनको उनके डेली अलाउंसेस मिल गए हैं। उनके जो पास्ट जो पेंडिंग अलाउंसेस थे वो भी दे दिए गए हैं। उनके होटल्स बुक हो गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में एक इशू आया था वो अब इस फेडरेशन के साथ नहीं है। इन हैंड सारी चीजें हो रही हैं। जिस तरह पहले बहुत शॉर्ट कैंप्स लगते थे, अब आपके कैंप्स की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गई है। अच्छा, ये बताइएगा, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, अभी मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, और मेरा जो कैंप है वो 6 वीक्स का कैंप है पाकिस्तान अंडर 21 का, जो हमने खेलने जाना है सितंबर के अंदर चाइना। सही। तो ये खुशाइन बात है कि लॉन्ग ड्यूरेशन कैंप्स होंगे तो उसमें आपका जो फिटनेस लेवल है बच्चों का वो भी बेहतर हो जाएगा। जो हम हमेशा आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहे कि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं और फिजिकल फिटनेस इश्यूज भी हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, जो अभी हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से फेडरेशन हैंडल कर रही है, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें जो हैं ठीक हो जाएंगी, तो आपके बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली फिट भी हो जाएंगे और परफॉर्म भी बेहतर करेंगे। अच्छा एयाज भाई, ये बताइएगा कि आपसे चंद माह बाद जो जूनियर एशिया कप हो रहा है, यानी अंडर 21, और जाहिर है आप उसके हेड कोच हैं, तो क्या प्लान किया, क्या तवक्कात हैं आपको? सर, ये मेरा आज हमारे रिपोर्टिंग है। आज बच्चे इंशाल्लाह ताला शाम तक आ जाएंगे। कल सुबह से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हमारे पास तकरीबन 60 बच्चे हमने लिए हैं, और ये वो टैलेंटेड बच्चे हैं जो आप समझें कि एक हिडन टैलेंट था, जो जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओपन ट्रायल्स लिए हैं तो उसके अंदर ये आइडेंटिफाई हुए और इनको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया है।
और इन्होंने सब सिलेक्ट करने के बाद, डिस्कशंस के बाद जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो हमने अपने पास लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको जो आपका क्वेश्चन है कि तवक्कुआत क्या हैं, वो मैं आपको ये बता सकता हूँ 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ताला, जब मैं कुछ इस पोजीशन में हूँगा कि मुझे मेरे बच्चे जो हैं जब मैं उनको देख लूं, देखिए टैलेंट तो अपनी जगह है, लेकिन क्या उन बच्चों के अंदर हम वो चीजें डाल सकेंगे कि जो बच्चे हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाकर परफॉर्म करें। सही, ठीक है, ऐसी चीजें हैं जी। एयाज भाई आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, ठीक है नहीं, अभी मजीद आपसे बात करेंगे। नासिर इस्माइल साहब, जाहिर है आपका बड़ा एक्सपोजर है, बड़ी एक्सपर्टीज़ है, बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है आपका, और आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल जो है बड़ा मकबूल तरीन खेल माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़्यादती इसी खेल के साथ हुई है, और 78 या 69 साल हो गए हैं, 79 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, लेकिन फ़ुटबॉल जो है वहीं का वहीं है, हम कोई मकाम हासिल नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच राज भाई। देखें, हमारी जो फुटबॉल का क्राइसिस शुरू हुआ ना, वो 2015 के बाद से हुआ है। सही। 2015 से पहले हमारी पाकिस्तान प्रीमियर लीग, बी डिवीज़न लीग, हमारे जूनियर इवेंट्स की चैम्पियनशिप्स, हमारी बी डिवीज़न, हमारे और नेशनल चैलेंज कप, ये कंटिन्यूटी में थे। सही। ये जब 2015 के इलेक्शन आए हैं, जब फैसल सालियात दौर का जो तीसरा टेन्योर आ रहा था, तो वहाँ से जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, इलेक्शन के अंदर फौजरी हुई है, इलेक्शन के अंदर जो धांधली वगैरह शुरू हुई, उसके बाद फीफा ने कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी में समझ लेंगे हमें टाइम टू टाइम बैन लगाते रहे। तो ये जो 10 साल का अरसा गुजरा है, इसमें हमारी 3 से 4 जनरेशन जो है वो खराब हो गई। अच्छा, वो बैन भी लगाते रहे, लेकिन जो फीफा के तहत गोल प्रोजेक्ट के तहत जो पैसे मिलते रहे, उसमें भी करप्शन ऊंच पे रही, और जो स्टेडियम बना है उसकी हालत देखें आप क्या। वो वहीं तक था, लेकिन वो जो गोल प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, वो डिसीजन उस जगह बनाने का डिसीजन ही गलत था। सही। वो एक सियासी तौर पे वो जगह जो है उसको दी गई कि जी यहाँ बनाए, और वहाँ पे ना कोई आदम है ना आदम जात है, उसकी वजह से वो जगह बिल्कुल जीरो हो गई, और उसका जितना पैसा था वो ज़ाया हो गया। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे फुटबॉल एक्टिविटीज़ की, फुटबॉल एक्टिविटीज़ हमारी डिस्टर्ब ही हुई है 2015 के बाद से। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटर आया, फिर उसके बाद एनसी आई, एक एनसी, फिर दूसरी एनसी आई, तो ये प्रोलॉन्ग होते 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 अब अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहसिन गिलानी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। उनकी काबीना जितने भी लोग आए हैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस के अंदर, वो तमाम के तमाम मोस्टली 100 में से 90% फुटबॉलर्स हैं कि जिनको फुटबॉल की नो हाउ है और जिनको बहुत सारी चीज़ों का पता है। क्योंकि अगर ये फेडरेशन पाकिस्तान के फुटबॉल को नहीं सुधार सकी तो पाकिस्तान में फिर फुटबॉल कभी भी नहीं सुधरेगा। अच्छा एयाज भाई, काइंडली ये बताइएगा कि प्रो लीग के जो गुज़िश्ता मैचेस हुए थे पहले और दूसरे मरहले के, वो हम 4 टीमों से खेले थे, हर टीम से 2-2 मैचेस हुए थे और हम 8 मैचेस हार गए थे। अब हमारे मैच जो हैं वो प्रो लीग के रवायती हरीफ भारत के साथ हैं, इंग्लैंड से, बेल्जियम से और स्पेन से, और इनकी सबकी रैंकिंग जो है ज़बरदस्त है। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी टीम ने उन 8 मैचेस से गो के वो हार गई, क्या तजुर्बा हासिल कर लिया है और वो आइंदा जो है 8 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने के काबिल है? देखिए, ये मेरा अपना ओपिनियन ये है कि क्योंकि आपको उन 8 मैचेस के अंदर जो है आपको 37 गोल्स हुए हैं, ठीक है? सही है। और हमने तकरीबन 18 गोल किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये जो, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप रैंकिंग टीम है, अगर हम इनके साथ खेलेंगे जी जी, तो हमें अपने जो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलेंगी उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। सही। अगर हम यूटिलाइज कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और अगर हम कम से कम गोल कंसीव करें तो ये इस वक्त हमारा जो है ना मेन वो है कि कम से कम इन हाई परफॉर्मेंस मैचेस के अंदर अगर हम जितने गोल कम कंसीव करेंगे तो मेरे ख्याल है ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि आपका एक प्रो लीग के फौरन बाद आपका वर्ल्ड कप है। सही। तो अगर आप यहाँ परफॉर्म करते हैं तो एक तो आपके बच्चे जो हैं, जो आपके प्लेयर्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अगर अटैक कर सकते हैं तो हम डिफेंस भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है पहले हमें अपने डिफेंस के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि हम गोल कम कंसीव करें, क्योंकि 8 मैचेस में अगर हमने 37 गोल्स लिए खाए हैं ओपोनेंट टीम्स में, जो हम मतलब जो अगली 4 टीमें आ रही हैं उससे वो रैंकिंग वाइज जरा बेहतर नहीं की। ये चारों जो है टॉप 8 टीम्स में आती हैं। बिल्कुल, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें अगर हम गोल कम कंसीव करें तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है अयाज भाई। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब हमने इतना तजुर्बा हासिल किया इन 8 मैचों का, तो उसके बाद आप भी यकीनन लड़कों के साथ रहें, आपने देखा है इस पूरे अरसे में आप साथ रहें, क्या मतलब क्या तवक्कुआत में कुछ इम्प्रूव किया नहीं किया? दूसरी एक बात मुख्तसर में बताइएगा, अभी हम वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद भी आप हमारे साथ होंगे। जो अपने मोहिउद्दीन वानी साहब हैं, यकीनन हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फाल नज़र आते हैं इस सिलसिले में, तो क्या मतलब देख रहे हैं आप फ्यूचर में स्क्रूटनी और उसके हवाले से, इंतखाबात के हवाले से? सर देखिए, वो तो मैं आपको इतना ज्यादा क्लैरिटी में नहीं दे सकता, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि एडहॉक प्रेसिडेंट है तो डेफिनेटली इनको टास्क तो वही है कि ये इलेक्शन करवाएंगे। बट जो इनके एंड में यही था डे टू डे बेसिस के ऊपर, देखें पिछले 3 महीने के अंदर जो इन्होंने एक्शंस किए हैं और आपकी 3 टीमों को ये हैंडल कर रहे हैं, इनके लंबे ड्यूरेशन के कैंप्स लगे हैं, टीमों को टाइमली बाहर भिजवाया गया है, टीमों के साथ कोई ऐसी मिस हैंडलिंग नहीं हुई, तो ये पॉजिटिव साइन है। और अगर कोई काम, देखिए क्रिटिसिज्म तो हम हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और पॉजिटिव काम कर रहा है तो मैं कहता हूँ उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अब मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी हॉकी की, उसके अंदर हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए कि अगर सारी चीजें अवेलेबल कर रही है फेडरेशन, तो अब उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ग्राउंड के ऊपर और अपने मैचेस के ऊपर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, कि अब उनको अपना बेस्ट भी देना है। सही, मेरे ख्याल है ये तरीका है, विन विन सिचुएशन में ऐसे ही हो सकता है कि दोनों तरफ जो है फेडरेशन अपना पार्ट रोल करे और जो प्लेयर्स हैं वो अपना पार्ट प्ले करें, तो तब जाकर आपकी सक्सेस आती है। बिल्कुल सही कहा अयाज भाई, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद फौरन वापस आएंगे, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं फॉर्मर ओलंपियन अयाज महमूद साहब, जो कि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आजकल पाकिस्तान जूनियर यानी अंडर 21 टीम है उसके हेड कोच हैं, और उनके साथ साथ फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉलर और अभी भी काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के साथ जनाब मैनेजर और कोच की हैसियत से वाबस्ता रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे अभी हमको ज्वाइन किया है फरहान फरीद साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कंपेयर हैं, और हम उनको कमेंट्री करते भी देखते हैं ग्रास रूट पे जो आजकल मैचेस होते हैं। और उसके साथ साथ जनाब ख़ास तौर पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है जो ग्रास रूट पे और रीजनल सतह पर जो क्रिकेट हो रही है उस पर, तो इन पर इनसे जो है क्रिकेट पे ही बात करेंगे। बहरहाल इस अपने इस्माइल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मतलब रिफॉर्म्स हैं उसकी ज़रूरत है, या कुछ और मतलब चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो सकती है?
फुटबॉल की आप बात कर रहे हैं? फुटबॉल ही की बात कर रहे हैं? आपने क्रिकेट बोल दिया था। अच्छा। हाँ, देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह एग्जेक्टिव और दोनों हमारी कांग्रेस फॉर्म हो गई है। सही। और काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स भी, टेक्निकल अपॉइंटमेंट्स अभी बाकी हैं। ठीक है। जो मेन सीट है, 2 सीटों के ऊपर थोड़ी सी बहस वगैरह चल रही है, एक जनरल सेक्रेटरी की सीट पे और एक डायरेक्टर टेक्निकल पे। और ये 2 मेन कोर पिलर्स है किसी भी फेडरेशन के। अगर ये 2 सीटें ना हो तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं और उसमें प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अभी CEO हमारे एक अपॉइंट हुए, हमारे शाहिद खोखर साहब, जो कि पिछली नॉमिनेशन कमेटी के मेंबर भी थे, तो वो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को देख रहेंगे। फिर वहाँ पे हमारे पुराने ए लाइसेंस कोच हैं सज्जाद महमूद, जो कि अभी फ़िलहाल जितने भी टेक्निकल मामला होते हैं वो उसको देख रहे हैं। लेकिन चीज़ें जब तक आपके डिपार्टमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे ओवरऑल, सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर टेक्निकल, उसके बाद डायरेक्टर कंपटीशन, उसके बाद डायरेक्टर ग्रासरूट, उसके बाद डायरेक्टर कोच एजुकेशन, ये एक पूरा कंप्लीट एक ये समझ लें कि ये वो तमाम चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं जिससे एक फेडरेशन मजबूत होती है। सही। तो अब फास्ट ट्रैक के ऊपर काम शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली फीफा और AFC के नुमाइंदे आए हुए थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिवीजन वो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। वो कमिटमेंट करके वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो और जो डेवलपमेंट की चीज़ें हो वो ज़्यादा फास्ट ट्रैक के ऊपर हो। तो उम्मीद है कि मोहसिन गिलानी साहब जो है वो तमाम चीज़ों को जल्दी, क्योंकि उनके लिंक्स फीफा AFC में और अराउंड द वर्ल्ड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर भी रहे हैं। ये जितने गोल प्रोजेक्ट आए थे उन्हीं के दौर के अंदर आए थे। अच्छा, आजकल बड़ी बात हो रही है ग्रास डेवलपमेंट प्रोग्राम की और एक अपने फुटबॉल फॉर स्कूल्स, क्या मतलब फ्यूचर क्या है इसका, किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे? देखिए, फुटबॉल फॉर स्कूल और फुटबॉल फॉर होप के प्रोग्राम्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब लाजमी बात है, आप अगर पुरानी स्पोर्ट्स की बात करें, तमाम स्पोर्ट्स की, तो तमाम स्पोर्ट्स स्कूल लेवल से स्टार्ट होती थी और स्कूल लेवल्स का जो बच्चा निकलता था वो स्कूल लेवल से वो इंटरमीडिएट में आता था, इंटरमीडिएट से वो डिस्ट्रिक्ट में आता था, डिवीजन में आता था, प्रोविंस में आता था, फिर वो जाके नेशनल खेलता था। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। तो फीफा इसके ऊपर बड़ी फोकस है स्कूल के ऊपर, जिसका भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो उन्होंने तकरीबन को 3 लाख या 4 लाख फुटबॉल्स जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने। उसके बाद उन्होंने तमाम क्वालिफाइड कोचेज स्कूल्स के अंदर ऑफर किए कि जिनके स्कूल को ज़रूरत है क्वालिफाइड कोचेज की फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए, वो होंगे। फिर बाहर से भी कोचेज आएंगे जो यहाँ पे आके सेमिनार्स वगैरह करेंगे, सेशंस वगैरह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसका प्लान कैसा है। जहाँ तक ग्रास रूट की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची पाकिस्तान का ग्रास रूट बहुत अच्छा है। हम आप यकीन करें कि आज पाकिस्तान तकरीबन कोई 961 दिनों के बाद, तकरीबन 2 साल 6 महीने के बाद पाकिस्तान की सीनियर टीम जीती है। जो अभी लास्ट में जब ये मालदीव को जीते हैं, जो गोल्डन जुबली टूर्नामेंट हो रहा है मालदीव के अंदर, उसके अंदर जो है ना वो तकरीबन 2.5 साल बाद हम कंबोडिया का मैच वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जीते थे। उसके बाद मुस्तकिल टीम स्ट्रगल कर रही थी और वो टीम जीती है कल। तो इस दौरान अगर आप ग्रास रूट को देखें, हमारी अंडर 17 देखें, अंडर 19 देखें, हमारी 23 देखें, ये तमाम टीमें जो है ना हमारे पास विक्ट्रीज आती रही। खास तौर पर अंडर 19 तक हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, हमारा ग्रास रूट रहता है। लेकिन बीच में जो गैप आया है ना, ये जो नॉमिनेशन कमेटी की वजह से जो बैन लगा है, उसने हमारी 3 जनरेशन को डिस्ट्रॉय किया। अब जो मोहसिन गिलानी का टारगेट ही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रास रूट को हम प्रमोट करेंगे। इसीलिए रिसेंटली अभी जो पाकिस्तान में अंडर 17 होने जा रही है, उससे पहले एक नेशनल चैंपियनशिप हो रही है जो कि पहले कंटिन्यू प्रैक्टिस थी। सही। उसके बाद अच्छा, फरहान फरीद राजू साहब, मोस्ट वेलकम जनाब, आप तशरीफ लाए। ये बताइएगा कि पहले मैं आपसे सवाल करूँ, फिर अयाज महमूद साहब की तरफ जाऊँगा, इसलिए कि इस्लामाबाद में। ये बताइएगा कि ODI सीरीज़ जो है पाकिस्तान तीसरी मतलब मुसलसल जो है ऑस्ट्रेलिया से जीतने में कामयाब रही है। मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम में पैट कमिंस नहीं थे, जोश हेजलवुड नहीं थे, ट्रेविस हेड नहीं थे, मिचेल मार्श नहीं थे, मिचेल स्टार्क नहीं थे, और जोश इंग्लिश जो थे उनकी टीम के कायम मुकाम कप्तान थे। और वो लग ऐसा रहा था कि ज़ाहिर है उनकी टीम हारेगी और हार गई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जीत जो है वो अपनी जगह एक जीत होती है और उसके लिए पाकिस्तान की टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहक है, लेकिन जीत में खामियां छुप जाती हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपने बिल्कुल सही तज़किया किया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर हार या जीत के कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई थी, वो वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में आई थी। वही यही वजह थी कि उनके जो डोमेस्टिक परफॉर्मर थे उन्होंने उनको भेजा
और अपनी जो सेकंड थर्ड 11 है उनको भेजा। और पाकिस्तान में ये सिलसिला तसलसल से चल रहा है। हमने साउथ अफ्रीकन को देखा, हमने यहाँ पर जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, जब मैंने देखा मतलब मुख्तलिफ जो बड़ी टीमें, न्यूजीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम यहाँ पर अपनी बी या सी टीमें भेज रही हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान की टीम का क्लेवर क्या है, पाकिस्तान टीम की रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पर उनको ये पता है कि जब आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो वो टीम जो है स्ट्रगल नहीं कर पाती है और वो पूरी फुल टीम लेके आते हैं। जी बिल्कुल, देखें और जब वर्ल्ड कप होगा, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम देखेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और पाकिस्तान की टीम में 19-20 का फर्क होगा, 1 या 2 लड़के आएंगे। अफसोस की बात यह है कि हमने यहाँ पर सीखने के लिए, जीतने के लिए तो गए हम यहाँ पर, लेकिन जीत बहुत बड़ा हिस्सा होती है, जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है, सब कुछ देती है, लेकिन बेंच के ऊपर देखिए सुफियान मुकीम आपका पीएसएल का सबसे बड़ा विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर, डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर, 3 साल से मुसलसल मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको एक मैच में तो आप ट्राई कर सकते थे। नसीम शाह बेंच पे बैठे थे, हारिस रऊफ को आपने 3 मैच खिला दिए। नसीम शाह को आप पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं, आपने पीएसएल में उनको पूरा बाहर किया, फिर उनको अनफिट करवा दिया, फिर उनको अभी बेंच पे बिठाल के रखा। हारिस रऊफ को आपको पता है बड़े मैचों के बॉलर नहीं है, हमेशा पाकिस्तान में ने जब बड़े मैच खेले हारिस रऊफ को पिटाई हुई है और हारिस रऊफ की वजह से मैच हारे हैं। नसीम शाह को मैच नहीं खिलाया। अब बैटिंग में आ जाए तो लेकिन उनकी किस्मत तो अच्छी है ना, उनकी अच्छी है, शादाब की अच्छी है, देखिए आफरीदी की। यहाँ पर कोई अगर गरीब पैदा होता है तो वो उसका कसूर नहीं है, लेकिन वो गरीब दामाद अगर रखता है तो ये उसका कसूर हो सकता है, क्योंकि ये बाप का अख्तियार हाथ में नहीं है, ससुर का अख्तियार हाथ में। ठीक है, आपसे मजीद बात होगी। अयाज महमूद साहब, अयाज भाई आपने अभी बड़ी अच्छी बातें बताई, हम बड़े खुश हो गए हैं कि अब हॉकी का मतलब रिवाइवल जो है शुरू हो गया है। काइंडली ये बताइएगा कि इस वक्त तो जाहिर है आप फेडरेशन के साथ उठते बैठते हैं, जॉब और करियर की जो डिपार्टमेंट्स खुलने वाले थे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी मतलब वो अहकाम दिए थे, क्या कुछ ऐसा वहाँ पे नजर आ रहा है? क्या समझते हैं, है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जॉब और करियर डिपार्टमेंट्स की टीमें बन सकेंगी? सर वानी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई टाइम दूर नहीं होगा कि आपके बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑपरेटिव हो जाएंगे और आपके बच्चों की जो है इंडक्शंस जो है वो हो जाएंगी, या अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है वही डिपार्टमेंट्स हैं वो स्पॉन्सर करते हैं बच्चों को। तो ये एक अच्छी खुशहाल बात है। मतलब मेरा ख्याल है कि अभी 3-4 महीने हुए इस फेडरेशन को आए हुए और अभी तक जो इन्होंने इंतजाम किए हैं मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि इतना मतलब आपको पता है 15-20 साल में इतना बिगाड़ आ चुका था कि इतनी डिट्रिएशन आ गई थी हमारी फेडरेशन में और हमारी टीम के अंदर कि उसको डेवलप करते करते भी अभी कम से कम आपको 2-3 साल चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको बताऊं, अभी आपकी पाकिस्तान अंडर 18 टीम गई है जिसको 1 महीने का कैंप लगा और उसको भेज दिया। ये तो टीम जो पिछली फेडरेशन थी उसको चाहिए था कि ये पिछले साल डेवलप करते, तो बच्चों को कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो मिलता। हमने तो वो चीज की नहीं है, हम तो सिर्फ ये है कि जी 15 दिन का कैंप लगा और भेज देते थे, तो वो एक गलत चीज थी। लेकिन अब मेरे ख्याल है डायरेक्शन सीधी है कि आपके बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, उनका खाने का इंतजाम किया जा रहा है, उनको डेली अलाउंसेस का उनका इंतजाम कर रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिस्टमैटिकली हो गई है। तो ये इतने अरसे के बाद बहुत सी चीजें सीधी हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है इसको कुछ अर्सा चलने दें। एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला बहुत सी चीजें जो जब सीधी होंगी तो आपको रिजल्ट भी आने शुरू होंगे। वेरी गुड, अभी लाइन पे रहिएगा, जाइएगा नहीं, हम आपसे मजीद बात करेंगे। नासिर इस्माइल साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान फुटबॉल टीम का स्टैंडर्ड जो है, जो एक ज़माना था जब हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश या मशरक़ी पाकिस्तान में जाके लीग खेला करते थे, बाहर मालिक के साथ भी वो खेला करते थे, उस वक्त ज़्यादा अच्छा था स्टैंडर्ड, या अब आप समझते हैं कि अब है? आपने कहा इस अभी पहले जो हमने सवाल किया था उसमें आपने कहा था कि 2015 के बाद जो है हमारी मतलब ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। देखिए फुटबॉल जो पहले फुटबॉल था वो इंडिविजुअल फुटबॉल ज़्यादा था, सही, इंडिविजुअल्स नामों के ऊपर फुटबॉल ज़्यादा खेली जाती थी, नाम अभी भी इंडिविजुअल्स सामने आते, लेकिन फुटबॉल अब इतना डिमांडिंग गेम हो गया है कि आपकी जो कोचिंग फिलॉसफीज है ना कोचेस की, वो कहते हैं मिनिमम टाइम के अंदर आपने गेंद को आपने स्कोरिंग एरिया में पहुंचाना है और उतने ही प्लेयरों को उससे मिनिमाइज टाइम कर आपने रिट्रीट होकर अपनी बेसिक पोजीशंस पे पहुंचना है। तो इंड्योरेंस कैपेसिटी जो पहले होती थी उससे अब कई गुना बढ़ गई है। डिमांड जो फिटनेस की है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टैक्टिकली गेम जो है ना वो बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले ये वीडियो एनालिस्ट नहीं थे, वीडियोज नहीं थी, ये एनालिसिस नहीं होता था। अब तो अभी आप वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है अब आप इसमें देखेंगे कि रोनाल्डो की और मेसी की जो बातें होती है, हर प्लेयर का इंडिविजुअल स्टैट्स जो है ना वो कोच के पास मौजूद है कि वो राइट साइड पे कितने ड्रिबल करता है, लेफ्ट पे कितने ड्रिबल करता है, कौन कौन से एरिया से वो कितनी शूटिंग करता है, किस एरिया पे वो स्ट्रांग है, किस एरिया पे वीक है। और अमूमन आप देखें कि
कि वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी स्टार्स होते हैं वो इतने ज्यादा ब्लॉक्ड होते हैं ना कि उनके ऊपर इतना काम हुआ होता है कि उनका जो 4 साल का लीग का डेटा होता है वो हर टीम के पास मौजूद होता है। फेज टू फेज के फर्स्ट फेज में 4 टीमें हैं, उसके बाद ये टीम निकल के आगे आएगी, फिर ये 4 मैचों का एनालिसिस, फिर उसके बाद का, मतलब फुटबॉल इस वक्त बहुत डिमांडिंग गेम हो गया है। और जो आपने बात की प्रोफेशनल की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी तकरीबन कुछ 10 से 12 लड़के जो है वो प्रोफेशनल लीग्स बांग्लादेश में, भूटान में खेल रहे हैं। और उसका मैं एक आपकी शायद ऐड करना चाहूँगा, याज भाई ने डिपार्टमेंटल के ऊपर जो है वो बात थोड़ी कम की है। देखिए कोई भी काम अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब का एक उन्होंने लेटर लिखा है, अगर वो एक टास्क फोर्स बनाए ना, टास्क फोर्स, कि भाई ये 3 महीने में आपको दे रहा हूँ इस टास्क फोर्स को, या 2 महीने दे रहा हूँ कि मुझे तमाम डिपार्टमेंटों की टीमें एक्टिव मेरी टेबल पे चाहिए, विद नेम, विद सैलरी पैकेज, तमाम चीजों के डेजिग्नेशन, कि भाई कौन कौन सा पढ़ा लिखा प्लेयर है, कौन सा सिप प्लेयर है, कौन लेजेंड है, किसको क्या पैकेज मिल रहा है। जब तक ये टास्क फोर्स नहीं बनेगी, माजरत के साथ ये डिपार्टमेंट की टीमें नहीं बनेंगी। रियाज भाई मैं खुली बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अभी देखें रिसेंटली हमारे पास शाहिद आफरीदी साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है स्पोर्ट्स कंसल्टेंट। अब उन्होंने आते ही अपनी एक टीम बनाई है जो तमाम चीजों को बातचीत कर रही है और देख रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहां प्रीमियर लीग और चैलेंज कप जैसे अंडर 17 होने जा रही है, अब मैं समझता हूं कि तमाम डिपार्टमेंट्स की टीमों को इस अंडर 17 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। सही, ठीक है ना। नेशनल बैंक के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर फास्ट ट्रैक के ऊपर वो टीम बनाए तो वो टीम जाके नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट करेगी। पहला खतरा हो सकता है डिपार्टमेंट की शुरुआत का। सही। अच्छा, फरहान फरीद साहब, अहमद दानियाल, इरफात मिनास, रोहेल नज़ीर, गाजी गौरी, अच्छा ये तो खैर ज़ाहिर है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर ये कि शामिल हुसैन, हुनैन शाह और अली रज़ा, इनको ज़ाहिर है मौके नहीं मिले, क्या कहेंगे जूनियर? देखिए ये सारे लड़के पीएसएल की परफॉर्मेंस पे टीम में आए और मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप T20 की टीम तो बना सकते हैं, लेकिन आप ओडीआई या टेस्ट टीम जब भी बनाएं तो अपने डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कायदे ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए उनके परफॉर्मर को 3 साल की परफॉर्मेंस और उनकी रिसेंट फॉर्म ये देख के आप टीम को दें। ठीक है, ये टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, हमने देखा कि आपने एक खिलाड़ी को चांस दिया, मुसलसल चांस दिया, अब आप शादाब को किस बेसिस पे चांस दे रहे हैं? उनकी ना फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस थी, ना पीएसएल में परफॉर्मेंस थी। मतलब वो खिलाड़ी जो कि एक ओपनर खिलाड़ी है हमारा, वो जाके 6 या 7 नंबर पे उसको चांस देते हैं। गाजी गौरी को चांस दिया, बहुत खुशी हुई, लेकिन गाजी गौरी एज ए विकेट कीपर आए, लेकिन उनको 4 नंबर पे भरपूर मौका दिया। लेकिन ये इंसाफ सबके साथ होना चाहिए ना। फिर आपका हसन नवाज है, वो ओपनर खिलाड़ी, वो 7वें 8वें नंबर पे खेलता है। आपका अगर आपने सिर्फ शादाब को बैटिंग पे लेना है तो फिर साइम को क्यों बाहर किया है? वो तो बॉलिंग अच्छी कर रहा था, उसको बॉलिंग बेसिस पे ले ले। ये चीजें नहीं चलती। देखो अपने लिए अलग म्यार है, दूसरे के लिए दूसरा म्यार रखा हुआ है। सब खिलाड़ियों के साथ इंसाफ होना चाहिए और वर्ल्ड कप बहुत करीब है, आपने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने। अपने जो आपने तैयारी तो 3 साल पहले होती है, 2 साल पहले होती है। अब आप आखिरी सीरीज खेल रहे हैं और 4-4, 6-6 लड़के नए इंट्रेस्ट कर रहे हैं। आपकी टीम की परफॉर्मेंस और आपकी जो फॉर्म है, जो खिलाड़ी एक्सपीरियंस होल्डर है और कहां वर्ल्ड कप हो रहा है देख रहे हैं आप साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पर आपको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको शॉर्ट पिच खेलने वाले अच्छे बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी। सही। एयाज भाई, एयाज भाई जी जी हाँ, एयाज भाई, जो तीनों टीमों का सिलेक्शन हो रहा है, एक तो अंडर 18 का तो हो गया, वो खेल रही है, फिर अंडर 21 है आपकी टीम है, उसके बाद फिर प्रो लीग के लिए हमारी टीम जा रही है। आप क्या समझते हैं कि कौमी टीमों के लिए मेरिट पे सिलेक्शन कितना अहम है और इसमें जो है सिलेक्शन कमेटी का ज़्यादा असर रसूख होता है या आप जो हेड कोच हैं, कोचेज हैं, इनका मतलब उसमें वो होता है? देखिए, पहले तो आपने जो क्वेश्चन किया, प्रो लीग और जो टीमें जा रही हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली बेहतर ही होगी। जब तक आप खेलेंगे नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो असेसमेंट नहीं हो सकती प्लेयर्स की। जितना हम खेलेंगे उतना बेहतर है। दूसरा ये कि आपने कहा कि ये जो टीम अपना सिलेक्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या था? जो सिलेक्शन कमेटी है उसका ज्यादा असर रसूख होता है या कोचेस की अहमियत ज्यादा होती है? हेड कोच जाहिर है आप इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि सेक्शन कमेटी और कोच जो है, जो हेड कोच है, उनकी कंसेंसस से टीम बनती है। ठीक है, मतलब कोई एक आध लड़का जो है अगर जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन होता है तो उसके ऊपर जो है वो सेक्शन कमेटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, हेड कोच अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। तो उसके जिस तरह भी मेरे ख्याल है पाकिस्तान सीनियर टीम के अंदर गोलकीपर का था, तो वो मेरे ख्याल है सही डिसीजन था सेक्शन कमेटी का कि उसको आपको लेके जाना चाहिए। तो इसके 3 गोलकीपर जो हैं वो अनाउंस हुए थे। अच्छा, वो तो ठीक है, कंसेंसस से होगा जो भी फैसला होगा, लेकिन मेरिट पे ही होगा ना? मतलब ऐसा तो नहीं होगा पर्ची वर्ची कोई सिस्टम होगा?
मेरा ख्याल है कि सर ये आपके अभी आप देखें, आपकी जो जूनियर अंडर 18 टीम खेल रही है, इसके अंदर आप देखें कि मेरिट के ऊपर है तो वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं। सही, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जो अंडर 21 टीम होगी वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर होगी, उसके अंदर कोई मतलब जो पहले काम होता था वैसे ही नहीं होगा। जो प्लेयर ग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है, जो फिट है, वो उसको कंसिडर किया जाएगा। चलें याद भाई, हमारी दुआएं जो है पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हैं कि वो दुनियाई हॉकी में एक मरतबा फिर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करे, जिस तरह से आप लोग किया करते थे। याद भाई इंशाल्लाह आइंदा भी आपको मतलब जहमत देंगे। इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे। तो ये हमारा मतलब ये दूसरा सेशन था और इस वक्त वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब फरहान फरीद साहब, इस वक्त जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है कराची, उसके जो है इंतखाबात वो कमोवेश सर पे हैं। क्या समझते हैं? ज़ाहिर है दो ग्रुप हैं, एक तो नदीम उमर साहब का है, दूसरे एजाज फारूकी साहब का। पिछले भी इलेक्शन हुए, उसके बाद हमने देखा कि क्या सूरत हाल रही। क्या समझते हैं, इसलिए कि आप तो हर वक्त ग्राउंड पे मौजूद होते हैं? जी रियाज भाई, देखें 2014 में जब इंतखाबात हुए थे तो स्क्रूटी इससे पहले हुई थी। उसके बाद फिर KPMG की 2018-19 की जो रमीज सादा के दौर में स्क्रूटी थी, उसको जो गैर आइनी करार दे दिया गया था और 2014 का आइन दोबारा बहाल हो गया था। तो उसके बाद जो इलेक्शन हुए 2022 के अंदर, वो स्क्रूटी के बगैर हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा पहले स्क्रूटी हुई है, अभी स्क्रूटी का अमल मुकम्मल हुआ है। बहुत सारे क्लब जो है वो रह गए थे, उनकी हेयरिंग में वो क्लब वापस आए। बहरहाल अब स्क्रूटी का अमल मुकम्मल हुआ, इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में अनाउंस होना शुरू हो चुके हैं। और कराची में रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन जो है वो 30 जून को हैं और 10 तारीख कागज़ नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर तकरीबन कई दहाइयों से जो है वो दो ग्रुप हैं, जिसमें एक फारूकी साहब का ग्रुप है और दूसरा नदीम उमर साहब का ग्रुप है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कराची के अंदर, मैं आपको बताता चलूँ कि जोन 1 के अंदर जो है वो हमारे खुर्रम अशरफ साहब, जो कि जाहिर तौर पर ये लगता है कि फारूकी साहब की हमायत याफ्ता हैं, उनका पल्ला भारी नजर आता है। जोन 2 के अंदर जमील भाई का खुद प्रेसिडेंट है वहाँ के, और उनका पल्ला काफ़ी भारी है। जोन 3 के अंदर अली हसन साहब हैं जो कि लीड कर रहे हैं, वो अभी तक न्यूट्रल है, वो कहाँ जाते हैं। जोन 4 के अंदर कशमकश चल रही है। जोन 5 में जो है वो खालिद नफी साहब का जोन है और वहाँ पर जो है वो आजम खान के हमायती साहब हैं, और जोन 6 पूरा आजम खान का है। अच्छा, इस वक्त जावेद अहमद खान साहब जो गुज़िश्ता मतलब उसमें सेक्रेटरी बने थे, वो कहाँ पर हैं आजकल? सर उनके खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस हुआ हो गया था और उसके बाद वो उन्होंने कहा था कि मैं इसके खिलाफ अपील करूंगा, केस करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चले गए। उनका किस्सा खत्म हो चुका है। वो मतलब अमेरिका में ही है जहाँ पर वो हैं, और ना कोई उनका इंटरफेयर है, ना उनका कोई बयान आया, ना उन्होंने कोई इसके खिलाफ अपील की। खैर वो तो अब हो गया। अब इलेक्शन का दौर चल रहा है यहाँ पर। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि हमने सुनने में आया है कि अब आपको पता है इंतखाबात में वोट चलते हैं या नोट चलते हैं।
यहाँ का कल्चर ही ऐसा ही है। और आप वोट अक्सर आपको पता है कि हर कोई जो है यहाँ पर परेशान हाल है, नोटों के और करप्शन का बाजार जो है गर्मा गर्म रहता है। चाहे कोई भी इंतखाबात आप देखें यहाँ पर, या कोई किसी का कोई हिमायत करता है, यहाँ पर हलफ लिए जा रहे हैं, हलफ उठाए जा रहे हैं। और हलफ क्यों उठाए जा रहे हैं कि हमने इनसे वादा कर लिया है, वादा पसे मंदिर में क्या किया है, लेकिन जो भी किया है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर इलेक्शन नहीं, अब सिलेक्शन हो रही है। अच्छा नासिर इलियास साहब, फेडरेशन ने मतलब टैलेंटेड प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए क्या किया है? क्या कोई लीग या प्रीमियर लीग टाइप की इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कल या परसों उन्होंने अपना पूरा एक रोड मैप पब्लिश किया है। उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स, उन्होंने अपनी एक साइकिल पूरी जो है वो मुतारिफ कराई है। उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों को रखा है। और वही पहली बात आती है ना कि जिस दिन डायरेक्टर टेक्निकल अपॉइंट होगा, ये उसकी सवाबदीद होती है सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना विद द परमिशन ऑफ जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट। फिर वो चीज़ें जाती हैं कांग्रेस में और एग्जेक्टिव में, फिर वो कैलेंडर अप्रूव्ड होता है। तो प्रोग्राम्स तो बहुत सारे आए। प्रोफेशनल लीग का भी यही, प्रोफेशनल लीग भी सारी चीजें उसी के अंदर ही है। और वो बहुत जल्द, जैसे ही अभी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, इसके बाद फिर कांग्रेस और एग्जेक्टिव बैठेंगी और बैठने के बाद फिर इन तमाम चीज़ों की अप्रूवल देंगे। और फिर ये तमाम चीज़ मैं आपको बता दूं, एक वक्त में एक गेम नहीं हो रहा होगा, मतलब एक एज ग्रुप का प्रोग्राम नहीं हो रहा होगा। एक वक्त में तमाम चीज़ें आपको एक्टिव नजर आएंगी और इतनी फुटबॉल हो रही होगी। खासतौर पर अभी जो अभी वर्ल्ड कप का एक जो क्रेज शुरू हो रहा है, हाइप क्रिएट हुई है, ठीक है ना। अभी आप यकीन करें कि मैं अभी रिसेंटली मेरी अपनी एकेडमी मैंने एक्टिव की है। और मेरे पास यकीन करें कि मेरा और हमारी मोहम्मद समी दोनों की क्रिकेट एकेडमी साथ साथ ही हैगी वहाँ पे। तो मतलब ये कि मुझे 10 से 12 फोन रोजाना फुटबॉल के ऊपर आ रहे होते हैं। वेरी गुड। समी के पास भी आ रहे होते, मतलब पैशन जो है ना अभी ये वर्ल्ड कप के हवाले से बच्चों का, क्योंकि फुटबॉल के अंदर बच्चा फिजिकली तमाम वक्त एक्टिव रहता है। सही। अच्छा क्रिकेट के अंदर क्या है, क्रिकेट में ये है कि भाई जो बॉलिंग कर रहा है वो एक्टिव है, जो बैटिंग कर रहा है वो एक्टिव है, बाकी फील्डर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते। तो पेरेंट्स बहुत सारी चीजें बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। तो उनका पैशन ये होता है कि बच्चा ग्राउंड में मुस्तकिल भागता दौड़ता रहे, भले बॉल के पीछे भागता भी रहेगा तो नजर आएगा कि हाँ ये फिजिकली एक्टिव है। अच्छा मैंने यहाँ तो कथा कलामी होगी, मैंने पूरी ग्रास रूट लेवल पे जो है कवर किया वर्ल्ड कप, पिछला वर्ल्ड कप भी कवर किया था। आप यकीन जाने कराची में इतना क्रेज है ना वर्ल्ड कप का कि क्रिकेट का भी नहीं होगा। सही बताऊं मैं आपको, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जो फुटबॉल हो रहे हैं वहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा, वहाँ पे आवाम को पता ही नहीं है। सिर्फ मखसूस जो है अमेरिका के अंदर तो एक अलग कल्चर है ना, मैं अपने कल्चर की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर लियारी का इलाका, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड यहाँ नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ टीमों के झंडे अपने अपने घरों में लगाए जाते हैं। हाँ। मुख्तलिफ कप्तान जो उनके फेवरेट प्लेयर हैं उनके पोस्टर लगाए जाते हैं और बाकायदा तौर पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है। खाली फाइनल में नहीं, क्रिकेट में तो सिर्फ फाइनल में लगाई जाती है, हर मैच के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है। और अगर अर्जेंटीना, ब्राजील या फ्रांस या पुर्तगाल, इस जर्मनी ये टीमें खेल रही हो तो उनका तो क्रेज ही कुछ और होता है। तो वो खिलाड़ी इनके पसंदीदा होते हैं। आप यकीन जाने कराची में अगर निकल जाए ना, आपको जश्न का समा होता है। आप किसी ऐसे इलाके में चले जहां पर फुटबॉल का क्रेज ही क्रेज है। अच्छा नासिर इस्माइल साहब, आप तो माशाल्लाह आपका बड़ा मतलब एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, और ये बताइए कि जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, जैसे ये कह रहे हैं कि जाहिर है शुरू होने वाला है, बड़ा क्रेज है, किन 4 टीमों को देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि ये वर्ल्ड कप होगा ना, ये फुल ऑफ सरप्राइजेस के साथ होगा, क्योंकि पहले 32 टीमें थी, अब 48 टीमें खेलेंगी। 3 मुल्कों के अंदर ये मैच होने जा रहे हैं। सही है। अब आप अमेरिका की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम मेसी ने अमेरिका में क्लब ज्वाइन किया था तो उसका इंटरव्यू आया था लिटरली कि यार मैं यहाँ पर बड़ा खुश हूँ, क्योंकि बोले मैं फ्रीक्वेंटली मार्केट में घूमता हूँ, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, लोग मुझे नहीं पहचानते। मेसी की आजाद जिंदगी है, आजाद मतलब उस फुटबॉल, वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे बेसबॉल, ठीक है ना, वहाँ पे वो जो फुटबॉल है, रग्बी है, ये इन गेमों को ज्यादा वहाँ पे होते हैं। तो वो कहते थे, फिर बाद में जब वो आया स्क्रीन के ऊपर देखना शुरू, फिर उन्होंने कहा यार तो मेसी है। तो वो आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे फुटबॉल का क्रेज नजर नहीं आ रहेगा, तो वो आपको बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जहां तक हमारे यहाँ का माहौल है इस टाइम फुटबॉल का, आप ये देखिएगा कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारी एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, आपको तमाम फुटबॉल ग्रास रूट से लेके एलीट लेवल तक आपको भरपूर नजर आएगी। और ये जो गली मोहल्ले में भाई ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप चले जाएं मुख्तलिफ इलाकों में, लियारी के अंदर चले जाएं, मलिर में चले जाएं, बल्दिया में चले जाएं, डिफेंस वाली साइड पे चले जाएं, हर तरफ जो है ना वो रोजाना रात को स्क्रीन लगी होती है, रोजाना बैच के लोग मैच देख रहे होते हैं। अच्छा फरहान फरीद राजू साहब, रिजवान को ड्रॉप किया गया टीम से, क्या समझते हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? देखिए मैं नहीं समझता कि ये राइट टाइम था, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे था और गाजी गौरी का आपने डेब्यू अभी कराया। गाजी गौरी 2 महीने बाद 3 महीने बाद वर्ल्ड कप है, तो आप गाजी गौरी को ऐसे टाइम पे लेके जा रहे हैं
कि जहां पर आपका वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और आपका एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो आप उसको अब ड्रॉप करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो जितने रन गाजी गौरी के पूरे कैरियर के फर्स्ट क्लास में हैं, उतने रन जो है मिर्जा साद बेग के एक सीजन के 1700 कुछ रन है, उसने एक सीजन में 7 सेंचुरी बनाई है, उसको फौकियत दी गाजी गौरी पे। अच्छा परफॉर्म किया, सही है, लेकिन अभी देखें आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम कौन सी आई थी, कंडीशन आपकी मतलब की थी। इससे पहले साद बेग के साथ ज्यादती हुई, टीम साद बेग के साथ ज्यादती तो मुसलसल हो रही है, उसको देखें उसने तो अपना परफॉर्म कर दिया जो आपकी बेस है, 2 मुसलसल सीजनों में उसने रन बना के दिए, लेकिन ना उसका डेब्यू T20 पे कराया, ना आपने वनडे में कराया और ना टेस्ट मैच में कराया। अब बिल्कुल आपने 3 इससे पहले हारिस उसको चांस दे रहे थे, हसीबुल्ला उसको चांस दे रहे थे, रोहिल नजीर था, एकदम से सबको बाईपास करते हुए गाजी गौरी समझ में नहीं आया। अच्छा लड़का है, लेकिन भाई जो आपका परफॉर्मर है, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जिसपे आपने इन्वेस्ट किया है, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, वो कहां चला गया? उस पर तो नजर रखनी चाहिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी पे और खिला किसी को रहे हो। अच्छा नासिर इस्माइल साहब, आपके जो प्रेसिडेंट हैं सैयद मोहसिन गिलानी साहब, आप क्या समझते हैं, आप तो मुख्तलिफ फेडरेशंस के साथ रहे हैं, क्या मतलब इस फेडरेशन की परफॉर्मेंस क्या है? इसलिए कि इससे पहले तो फीफा ने यहाँ पे नुमाइंदे मुकर्रर किए हुए थे, फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट में जो करप्शन हुई उसका भी कोई पता नहीं है, क्या समझते हैं किस तरह से जारी? देखिए, मोहसिन गिलानी को मैं पिछले कुछ 26-27 साल से 28 साल से मैं जानता हूँ, ठीक है, और बहुत ही पैट्रियट आदमी है, ठीक, और माशाल्लाह उनका अपना बिजनेस पहले से बहुत अच्छा है। मतलब वो फुटबॉल के अंदर पाकिस्तान में पैसे के लिए नहीं आए, नंबर 1 कि लोगों का ये होता है कि फीफा में पैसा बहुत है। मतलब उनकी जो एग्जेक्टिव और कांग्रेस की मीटिंग के जो पैसे होते हैं ना, तो वो भी वो जिस दिन ग्राउंड में जाते हैं वो जाके किसी न किसी बेस्ट परफॉर्मर को वो पूरा का पूरा लिफाफा एज इट इज दे देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो और उनकी जितनी भी यकीन करेंगे पिछले 20-25 सालों से ट्रैवलिंग है वो अपने बिजनेस की, उसके ऊपर वो उन्होंने बाकायदा क्लब ट्रांसफर्स भी लिए हैं, उनके पास क्लब्स भी रहे हैं, उनकी यूरोपियन एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ मिलना मिलाना, तो वो उनका विजन बहुत अच्छा है। लेकिन आपको पता है हमारे इस एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बड़ा हमारा आप ये देखें ना कि उनके पास टोटल 2 वोट थे और बाकियों के पास 12-12 वोट थे, 10 और 11-12 वोट थे। अब दो वोट वाला आदमी प्रेसिडेंट बना है, तो उन्होंने सोचेंगे कितना इंटेलिजेंट गेम खेला होगा कि जो आदमी प्रेसिडेंट बन गया, और उनका इत्मीनान कितना है बाकी तमाम लोगों का उन पे। अब ये कि डिलीवर होना चाहिए, डिलीवर हो रहा है। देखिए ना, जब से उन्होंने डिलीवर लिया है, नेशनल टीमें मुस्तकिल परफॉर्म कर रही है, फुटसॉल भी खेल रही है, मेंस भी, विमेंस भी, ग्रास रूट भी, यूथ भी। अब लाजिम बात है जितने इवेंट्स होते हैं उसका पैसा फीफा देता है। सही। अब इशू ये है यहाँ पे कि जो पिछले जो एनसी जो यहाँ पे काम करके गई है, उनके ऑडिट के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस अभी तक प्रॉब्लमेटिक है, और गवर्नमेंट ने भी कहा ऑडिट कराए। अच्छा, फीफा का ये उसूल है कि फीफा ईयरली पैसे देती है, सही। फिर वो कहती है हमने आपको इतने पैसे दे दिए, अब इसके इवेंट के पैसे आप साल 6 महीने बाद हमें ऑडिट दे। अब हो ये रहा है कि इवेंट टू इवेंट ऑडिट हो रहा है, सही। इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें लिखना पड़ता है, बाद दफा 2-2 महीने की सैलरी भी नहीं मिलती, पीएफएफ के एम्प्लॉयज को, प्लेयरों के पैसे डिले हो जाते हैं। अभी मोहसिन गिलानी साहब ने एक फास्ट ट्रैक पे एक्शन लिया और तमाम लोगों के ड्यूज जो उनके टेन्योर में थे साल भर के अंदर, उन्होंने सारे ड्यूज क्लियर किए हैं। सही। अच्छा जनाब, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाह रहा है, तो हम आखिरी 1 मिनट है, तो अपने फरहान फरीद साहब कोई ऐसी बात क्रिकेट के हवाले से जो आप कहना चाहें मुख्तसरन, फिर मैं इस्माइल साहब की तरफ आऊँगा। देखिए, मैं ये कहूँगा अला काम से, मोहसिन नकवी साहब से, कि राइट मैन राइट जॉब करें। हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब को आपने डायरेक्टर डोमेस्टिक बनाया, वो भी जो है वो बैरोक्रेट थे, अब वो चले गए तो उनके छोटे भाई को डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया। तो क्रिकेट को अगर चलाना है, सही सिम पे लेके जाना है, तो राइट मैन राइट जॉब रखें जो इस फील्ड से वाबस्ता है। बैरोक्रेट्स के लेके आने से जो है वो आप एक इदारे से दूसरे इदारे में मुंतकिली कर देते हैं, लेकिन क्रिकेट फरोख नहीं पाएगा। अच्छा नासिर इस्माइल साहब, मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करूं क्योंकि मेरा भी क्रिकेट से, मेरा बेटा खुद भी क्रिकेट खेलता है। आप खेल, आपने जो इलेक्शंस की बात की है ना, ऊपर से जहां से जिस पे आशीर्वाद का हाथ आ जाएगा ना, जिसको फोन आ जाएगा वो पैनल जीत जाएगा। अच्छा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये सारी चीजों को पिछले जोन 2 और ये सारे मैं फॉलो करता रहा हूं। इसका इतलाक जो फुटबॉल फेडरेशन उस पे तो नहीं होता? फुटबॉल फेडरेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें नहीं, फुटबॉल फेडरेशन में भी बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग इलेक्शंस प्लान हुई है, लेकिन मोहसिन गिलानी के आने के बाद उन्होंने उन सारी चीजों को वेव करके कंप्लीटली टेक ओवर किया और उन्होंने कहा अब ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी, मेरिट पे काम होगा। वेरी गुड, जबरदस्त। नासिर इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि फुटबॉल पे हम किसी वक्त और एक सेपरेट प्रोग्राम करें। बिल्कुल
करें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको मदू करेंगे। फरहान फरीद राजू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आइंदा भी आपको जहमत देंगे। और जनाब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे ओलंपियन एयाज महमूद साहब, जो कि 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।